नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल शिव भक्ति में स्वागत है। तो मैं आप सबको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पूरे 3 साल बाद दीपक अपने गांव पहुंचा था, लेकिन कुछ भी तो नहीं बदला था। उसके गांव में पहले अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन प्रतिभा के साथ गांव आता था, लेकिन 3 साल पहले उसे पत्रकारिता पढ़ने के लिए देश के एक नामी संस्थान में दाखिला मिल गया था और कोर्स पूरा होने के बाद एक बड़े मीडिया समूह में नौकरी भी। दीपक की बहन प्रतिभा को मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए दाखिला मिल गया था। इस वजह से उनका गांव में आना नहीं हो पाया था। पिताजी और माताजी भी काफी खुश थे क्योंकि पूरे 3 साल बाद उन्हें गांव आने का मौका मिला था। दीपक का गांव शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सड़क के किनारे बसा हुआ था, लेकिन सड़क से गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। गर्मी के दिनों में तो लोग पंडित जी के बगीचे से होकर आते जाते थे, मगर बरसात हो जाने पर किसी तरह खेतों से गुजरकर सड़क पर आते थे। जब वे गांव पहुंचे तो ताऊ और ताई ने उनका खूब स्वागत किया। ताऊ तो घूम घूम कर कहते फिरे, मेरा भतीजा और बड़ा पत्रकार हो गया है, अब पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दीपक के ताऊ की एक ही बेटी थी जिसका नाम कुमुद था। ताऊजी नजदीक के एक गांव में प्राथमिक पाठशाला में प्रधानाध्यापक थे। आराम की नौकरी, जब मन किया पढ़ाने गए, जब मन किया नहीं गए। इलाके में बड़का पांडे के नाम से मशहूर थे। वे जिस गांव में पढ़ाते थे वहां ज्यादातर दलित जाति के लोग रहते थे जो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। उन बेचारों की क्या मजाल जो इलाके के बड़ा पांडे के खिलाफ कहीं शिकायत करते। शायद इसी का नतीजा था कि उनकी बेटी कुमुद 10वीं जमानत में 5 बार फेल हुई थी, पर ताऊ ने नकल कराने वाले एक स्कूल में पैसे देकर उसे 10वीं जमात पास कराई थी। दीपक का सारा दिन लोगों से मिलने जुलने में बीत गया। अगले दिन शाम को वह अपने एक चचेरे भाई रमेश के साथ गांव घूमने निकला। उसने कहा कि चलो अपने बगीचे की तरफ चलते हैं, तो रमेश ने कहा कि नहीं, शाम के समय वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां बसंती डायन रहती है। दीपक को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन ये लोग अभी भी भूत प्रेतों और डायन जैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। दीपक ने रमेश से पूछा, यह बसंती कौन है? उसने बताया, अपने घर पर जो चिखुर नाम का आदमी काम करता था, यह उसी की पत्नी है। चिखुर का नाम सुनकर दीपक को झटका सा लगा। दरअसल चिखुर दीपक के खेतों में काम करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। उसकी पत्नी बसंती बहुत सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव और बड़ी मिलनसार, लोगों की मदद करने वाली। गांव के पंडितों के लड़के हमेशा उसके आगे पीछे घूमते थे। दीपक ने रमेश से पूछा, बसंती डायन कैसे बनी? उसने बताया, उसके कोई औलाद तो थी नहीं, इसीलिए वह दूसरे के बच्चों पर जादू टोना कर देती थी। वह हमारे गांव के कई बच्चों की अपने जादू टोना से जान ले चुकी है। बसंती के बारे में सुनकर दीपक थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे डायन के बारे में पता लगाना ही होगा। जब थोड़ी रात हुई तो दीपक शौच के बहाने लोटा लेकर घर से निकला और अपने बगीचे की तरफ चल पड़ा। बगीचे के पास एक कच्ची दीवार और उसके ऊपर गन्ने के पत्तों का छप्पर पड़ा था।
जिसमें एक टूटा फूटा दरवाजा भी था। दीपक ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से किसी औरत की आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, मैं डायन हूँ, तुम्हें भी जादू से मार डालूंगी। दीपक ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं दीपक हूँ। वह औरत बोली, कौन दीपक? दीपक ने कहा, मैं राम कृपाल का बेटा दीपक हूँ। वह औरत रोते हुए बोली, दीपक बाबू, आप यहाँ से चले जाइए, मैं डायन हूँ, आपको भी मेरी मनहूस छाया पड़ जाएगी। दीपक ने कहा, तुम बाहर आओ वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब वह औरत बाहर आई। वह एकदम कंकाल लग रही थी, फटी हुई, मैली कुचली साड़ी, आंखें धसी हुई, उसके भरे भरे गाल कहीं गायब हो गए थे, उनकी जगह अब गड्ढे हो गए थे। उस औरत ने बाहर निकलते ही दीपक से कहा, बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपकी बिरादरी के लोगों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे ऊपर शामत आ जाएगी। दीपक ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? वह औरत रोने लगी और बोली, क्या करोगे बाबू यह जानकर? दीपक ने उसे बहुत समझाया तो उस औरत ने बताया, तकरीबन 2 साल पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने अपने पति को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन पैसे न होने के चलते मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसकी मौत हो गई। पति की दवा दारू में मेरे गहने बिक गए थे और हमारी 1 बीघा जमीन जगन्नाथ पंडित ने यहाँ गिरवी हो गई। अपने पति का क्रियाक्रम करने में जो पैसा लगाया था वह सारा जगन्नाथ पंडित से लिया था। उन पैसों के बदले उसने हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली, पर मुझे तो यह करना ही था वरना गांव के लोग मुझे जीने नहीं देते। पति तो परलोक चला गया। सोचा कि मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी, फिर मैं आपके खेतों में काम करने लगी, लेकिन जगन्नाथ पंडित मुझे अक्सर आते जाते घूर कर देखता रहता था, पर मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं खेतों से लौट रही थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तभी खेतों के किनारे मुझे जगन्नाथ पंडित आता दिखा। वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ इतना सुंदर शरीर लेकर तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? मेरी बात मान, मैं तुझे रानी बना दूंगा। आखिर तू भी तो जवान है, तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूंगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैंने अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे से उसकी आवाज़ आई, तूने मेरी बात नहीं मानी है ना? इस थप्पड़ का मैं तुझसे ज़रूर बदला लूँगा। कुछ महीनों के बाद राम जतन का बेटा और मंगरू की बेटी बीमार पड़ गई। शहर के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमागी बुखार हो गया है, लेकिन जगन्नाथ पंडित और उसके चमचे कल्लू ने गांव में यह बात फैला दी कि यह सब किसी डायन का किया धरा है। उन बच्चों को अस्पताल से निकाल कर घर लाया गया और एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक होने लगी, लेकिन अगले दिन ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो जगनारायण पंडित ने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा, उस डायन का नाम बताओ जो हमारे बच्चों को खा रखी है। उस तांत्रिक ने मेरा नाम बताया। भीड़ मेरे घर पर टूट पड़ी, मेरा घर जला दिया गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए और फिर सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इतने से भी मन न भरा और उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तब मैं यहीं झोपड़ी बनाकर और आसपास के गांव से कुछ मांगकर किसी तरह जी रही हूँ। उस औरत की बातें सुनकर दीपक की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हारे माथे से डायन का यह कलंक
हमेशा के लिए मिटा दूंगा। दीपक ने उसे धीमी आवाज में समझाया तो वह राजी हो गई। दीपक ने गांव में यह बात फैला दी कि बसंती को कहीं से सोने के 10 सिक्के मिल गए हैं। पूरा गांव तो डायन से डरता था, लेकिन एक दिन जगन्नाथ पंडित उसके घर पहुंचा और बोला, क्यों रे बसंती, सुना है कि तुझे सोने के सिक्के मिले हैं। ला सोने के सिक्के मुझे दे दे, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब पिछली बार तूने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था, भूली तो नहीं होगी। मेरी वजह से ही तू आज डायन बनी फिर रही है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पिछली बार से भी बुरा हाल करूंगा। वह बसंती को मारने ही वाला था कि दीपक गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को वहां देखकर जगन्नाथ पंडित की घिघी बंध गई। वह बड़बड़ाने लगा। इतने में बसंती ने अपने छप्पर में छिपा कैमरा निकालकर दीपक को दे दिया। जगन्नाथ पंडित ने कहा, यह सब क्या है? दीपक ने कहा, मेरा यह प्लान था कि डायन के डर से गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन तुझे सारी हकीकत मालूम है और तू सोने के सिक्कों की बात सुनकर यहाँ जरूर आएगा। इसीलिए मैंने बसंती को कैमरा देकर सिखा दिया था कि इसे कैसे चलाना है। जब तू दरवाजे पर आकर चिल्लाया तभी बसंती ने कैमरा चलाकर छिपा दिया था, और जब तू इधर आ रहा था मैंने तुझे देख लिया था। अब तू सीधा जेल जाएगा। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो वे बसंती से माफी मांगने लगे। जगन्नाथ पंडित को उसके किए की सजा मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ से घिरी बसंती दीपक को देख रही थी, मानो उसकी आंखें कह रही हों, मेरे सिर से डायन का कलंक उतर गया। दीपक बाबू। दीपक ने अपने नाम की तरह अंधविश्वास के अंधेरे में खो चुकी बसंती की जिंदगी में उजाला कर दिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।